अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टडी करेंगे ब्लड गैस एनालाइजर, जिसको पीएच मिस्ट्री पॉइंट ऑफ केयर एनालाइजर भी कहते हैं। इस एनालाइजर की खास बात ये है कि इसमें आप क्या देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हैं, पीएच कितनी है ब्लड की उसको देख सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट ब्लड गैस एनालाइजर आ रहे हैं उसमें आप जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड गैस एनालाइजर है बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है आपकी अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को चेक करने के लिए। तो इन पैरामीटर को अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए आपको ब्लड गैस एनालाइजर की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड गैस एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमें सर्विस बैलेंस का पता चल सके और ऑक्सीजनेटेड स्टेटस ऑफ द पेशेंट का पता चल सके। तो इसमें आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी चेक करते हैं और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कितनी सैचुरेशन है उसको आप चेक करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप एम्पेरोमेट्रिकली मेजर करते हैं और जो आप जो दूसरे ब्लड गैस एनालिसिस डू नॉट हैव इंटीग्रेटेड कोऑक्सीमेट्री रिपोर्ट ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एस्टिमेटेड फ्रॉम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर पैरामीटर। कहते हैं कि जिनके अंदर पार्शियल प्रेशर यानी कि हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन जो होती है ऑक्सीजन के साथ वो वाला सिस्टम नहीं होता, तो हम फिर ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होता है उससे पता लगाते हैं कि कितनी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन हुई है। तो उससे हम फिर जिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी कि हमें हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन का पता नहीं चलता कि इसके साथ कितनी ऑक्सीजन लगी है, तो फिर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं। एम्पेरोमेट्रिकली क्या होता है, मसलन जो आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं उसका पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उस बेस पे आप मेजर करते हैं। और जो ऑक्सीमीटर होता है वो क्या करता है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखता है हीमोग्लोबिन के साथ कि इसमें मेथ हीमोग्लोबिन कितनी है, ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कितनी है और जो मेट हीमोग्लोबिन है वो कितनी है, उसको देखता है ये जो इसमें कोऑक्सीमीटर होता है। कोऑक्सीमीटर क्या होता है, कोऑक्सीमीटर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस की बेस पे फिर आप जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन को बता देता है। और पोटेंशियोमीट्री क्या होता है, ये पीएच को मेजर करता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करता है। पोटेंशियोमीट्री में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की दो इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड होता है, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आता है उस बेस पे आप पीएच भी मेजर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी मेजर करते हैं। ठीक है, और दूसरे पैरामीटर आप टोटल कार्बन डाइऑक्साइड चेक करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन चेक करते हैं, एक्सेस बेस कितनी है वो भी इसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब है उसमें एसिडिटी हो गई है। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है तो इसका मतलब है बेस कम होगी, तो उस बेस पे हम कर सकते हैं। तो आजकल जो एनालाइजर आ रहे हैं उसमें आप सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम और दूसरे आयंस का भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो नेशनल रिकमेंडेशन फॉर ब्लड टेस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोशियन चैम्बर ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट, जिन्होंने ये कुछ रूल्स बनाए थे उनकी बेस पे हम ब्लड गैस टेस्ट करते हैं। वो क्या है, सैंपल टाइप, आपने किस तरह का सैंपल लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्लड गैस टेस्टिंग क्या होती है कि नीट एंड क्लीन एरिया हो, ग्लव्स पहने हों वगैरह सारा। प्रोसीजर फॉर ब्लड गैस सैंपल, उसका प्रोसीजर क्या है, ब्लड गैस सैंपल एनालिसिस किस तरह करना है आपने, तो कहाँ से आप ब्लड ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं, ब्राकियल आर्टरी से ले सकते हैं, अल्नर आर्टरी से ले सकते हैं,
डीप फीमोरल आर्टरी से ले सकते हैं, कॉमन फीमोरल आर्टरी से आप ले सकते हैं। सैंपल एनालिसिस तो डेटा ऑन द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सप्लाई कैन बी एंटर्ड इन सम एनालाइजर, यानी कि कुछ ऐसे एनालाइजर होते हैं जिसमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन की सप्लाई लिखी जाती है। ठीक है, तो जब ये सारे पैरामीटर आप लिख लेते हैं तो फिर आप होल ब्लड सैंपल लेके उसको इंजेक्ट कर देते हैं या उसको ट्यूब में डाल के रख देते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका जो ब्लड है उसको 1 घंटा पड़े हुए हो गया तो पीएच उसकी दोनों हो जाएगी 0.02 टू 0.03 जो है वो दोनों हो जाएगी अगर आपने रूम टेम्परेचर यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है 1 घंटे के लिए, और अगर आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए रखा हुआ है तो 0.01 पीएच डाउन हो जाती है। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का अमल हो रहा होता है, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बन रहा होता है और पाइरुवेट से लैक्टेट बन रहा होता है, और वो लैक्टेट जो है वो पीएच को डाउन कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर पीएच के इफेक्ट को आपने इग्नोर करना है तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर जो है आपने सैंपल को ब्लड गैस एनालाइजर में आप चेक करेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, syringe sample are introduced into the analyzer by aspiration and air bubble will form in the remaining of the sample। जब एक दफा आप सिरिंज के जरिए ब्लड इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड गैस एनालाइजर में, जो पीछे वाला सैंपल रह जाता है उसमें एक बबल आ जाता है, वो बबल रिमूव करना बहुत जरूरी होता है सेकेंड एनालिसिस के लिए। तो इसका हल क्या होता है कि एक आपने सैंपल एक एनालाइजर में दिया और दूसरा दूसरे एनालाइजर में डाल दें, तो इससे रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। To ensure the traceability after analysis, blood gas sample should be stored as described by the Croatian Chamber of Medical Biochemistry document sample storage and placement। तो मोस्टली हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं अपने सैंपल को। तो ये होना चाहिए नॉर्मल पैरामीटर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 के करीब है तो बहुत अच्छा है, इसमें आपके लंग्स की एफिशिएंसी 100% है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज 35 से 45 mm ऑफ एचजी होती है, और पीएच 7.35 टू 7.45 होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 टू 100% होनी चाहिए। बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन होनी चाहिए 22 टू 28 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 22 से कम है बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन तो मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, और अगर 28 से ज्यादा है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक अल्कोसिस होती है। अगर पार्शियल प्रेशर 45 से बढ़ गया है तो ये मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जाएगा, और अगर ये 35 से कम हो गया तो ये फिर रेस्पिरेटरी जो है अल्कोसिस की तरफ जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम जो जब आप ब्लड गैस पीएच इलेक्ट्रोलाइट और सम मेटाबोलाइट एनालाइज करते हैं तो आपने प्रॉपर ग्लव्स पहने हों। ठीक है, तो ये क्यों चेक करते हैं पीएच, ताकि एसिडिटी का पता चल जाए, और आयंस क्या क्यों चेक करते हैं ताकि जो बैलेंस है आयंस का उसका पता चल जाए, और मेटाबोलाइट को क्यों चेक करते हैं ताकि क्या कौन लैक्टेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कैल्शियम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए चेक करते हैं। तो इसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एलसीडी डिस्प्ले होता है, उसमें सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसमें एक कीपैड स्टेप होती है जिसमें आप अपने सैंपल को इंसर्ट करते हैं। सम एनालिसिस में हैव अ लार्ज मेमोरी फंक्शन, टच पेन्स, यूएसबी पोर्ट जिसमें आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और बाद में उसको देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ब्लड गैस एनालाइजर यूज इलेक्ट्रोड टू डिटरमिन द पीएच। तो इसमें इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस होता है और एक आप जैसे चेक कर लेते हैं, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसके इसके ऊपर आप पीएच, एक इलेक्ट्रोड जो है वो पीएच सेंसिटिव होता है, आयन सेंसिटिव होता है, हाइड्रोजन आयन सेंसिटिव होता है। तो जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी पीएच कम होगी, तो उसको चेक करने के लिए ये होते हैं। केमिस्ट्री एनालाइजर यूज ड्राई रीजन पैड। तो उसमें हम आजकल जो आ रही हैं ब्लड गैस एनालाइजर उसमें रीजन बोतल होती है जिसमें आप 100 के करीब एनालिसिस एट ए टाइम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर यूज आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड।
जो आजकल आ रहे हैं उसमें आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड भी होता है, जिसमें आप आयंस को कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ऑपरेटिंग स्टेप, होल ब्लड सैंपल आप लेते हैं ट्यूब के अंदर और या क्यूवर्ट्स के अंदर या टेस्ट स्ट्रिप्स के अंदर और उसको लोड करते हैं एनालाइजर के अंदर। The operator may select the test being performed on the sample using keypad and connected computer। उसमें आप अपने पैरामीटर डालते हैं। Reported problem, operator should have प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं अगर आप ग्लव्स के बगैर एनालिसिस कर रहे हैं तो कंटेमिनेशन का चांस है और आपको इन्फेक्शन होने के चांस भी होते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये पैरामीटर है, उसकी रेंज में होती है जो कि ब्लड गैस एनालाइजर के अंदर यूज होते हैं। ऑस्मोलैरिटी और एस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, और ऑस्मोलैरिटी और एस्मोलैरिटी में आपको फर्क होना चाहिए पता, ठीक है। तो अगर तो आपके सेल के अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन सेम है तो उसको एसोऑस्मोटिक कहेंगे, और अगर सेल के बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर कम है तो बाहर वाले सॉल्यूशन को हम हाइपर ऑस्मोटिक कहेंगे, और अगर दोनों की सेम है तो उसको हम एसोऑस्मोटिक कहेंगे, और अगर बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है उसको हम हाइपोऑस्मोटिक कहते हैं। ये स्टेजेस ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन है। तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है रीअब्जॉर्प्शन बाय कार्बोनेट वाटर, पोटेशियम और हाइड्रोजन इधर से अंदर जाता है, यानी कि हाइड्रोजन अंदर जाता है, अमोनिया अंदर जाता है। नीचे आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल के अंदर, तो इसमें जो वाटर होता है साफ वाटर होके रीअब्जॉर्प्शन उसकी होती है। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हिनल में आते हैं, उसमें क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम क्लोराइड की। फिर आप डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड, वाटर और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और पोटेशियम और प्रोटॉन लॉस होते हैं, क्योंकि बैलेंस चाहिए होता है आयंस का। फिर जब कलेक्टिंग टेस्ट में जाता है आपका यूरिन वाला सैंपल, यूरिन जाता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और नीचे आके थोड़ा सा यूरिया और वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर ये यूरिनेशन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। एनायनिक गैप क्या होता है? ये आयंस की कंसंट्रेशन बिगड़ जाने की वजह से बिगड़ जाता है, ठीक है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो एनायनिक गैप होता है कि केटाइन और एनाइन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एनायनिक गैप। और ये मोस्टली 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये कितना होता है? 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें लेट्स सपोज कि सोडियम की कंसंट्रेशन होती है एनायनिक गैप में 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बाइकार्बोनेट की 24, क्लोराइड की 104 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो एनायनिक गैप आता है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब। क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है? 104, और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन है 24। इन दोनों को जमा करें तो आता है 128। 148 में से 128 निकालेंगे तो 12 आता है। तो एनायनिक गैप जो है वो 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और ये डिस्टर्ब हो जाता है जब एसिडोसिस या अल्कलोसिस होती है। तो ये आपके पास ब्लड गैस एनालाइजर है, बड़ा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस के लिए, खासकर एमएलटी और मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब